हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमार विनोद है। इस बार मैंने 7 to 10 जेपीएससी में रैंक 2 हासिल की है और मैं आज आप लोगों के साथ जेपीएससी की कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं पीटी की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा। पीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है झारखंड की, और झारखंड के लिए सबसे ज़रूरी है यहाँ के लोकल ट्राइब्स और जो आदिवासी से रिलेटेड यहाँ के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का जो भी स्टैटिक डेटा है वो थॉरोली मगअप करना, जिसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक या फिर किसी मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने स्पेशली पीटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग के मटेरियल्स को रेफ़र किया था झारखंड के नोट्स के लिए। इसके अलावा जीएस पेपर के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक आते हैं, जिसके लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी या अगेन किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स से आप कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस के नोट्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे उनसे मैंने, और उनका मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाया था जिसको मैं टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहा था। तो सबसे की पॉइंट है इसमें रिवीजन करना, और रिवीजन बहुत थॉरली और मल्टीपल टाइम करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं एक्चुअली पेपर, तो वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है और जनरली जो आपको आते हैं वही हम टिक लगा के तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। अगर वहाँ पे हमें डाउट क्रिएट होता है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैम्पर करता है, क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इसके अलावा है कि मेंस के लिए मैंने झारखंड के नोट्स अगेन, क्योंकि मेंस के हर एक सब्जेक्ट में झारखंड का एक पोर्शन होता है, और उसके लिए अगेन मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग के नोट्स को झारखंड के लिए जो मैंने पीटी में किया था उसी को थॉरली रिवाइज किया। इसके अलावा मैंने सीएनटी एसपीटी के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं अनिल सर के, वो मैंने रेफ़र किए थे, जो उन्होंने टाइम टू टाइम अपलोड किया था हम लोग स्पेशली पीटी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इन सब की समरी उन्होंने दी थी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिला था मुझे, तो वो मैंने उनके नोट्स का वो समरी देखा था। उसके बाद जब मैं मेंस हो जाने के बाद इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग में दिया था। मैंने यहाँ पे 3 से 4 इंटरव्यू के लगभग दिया था, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। यहाँ पे बहुत सारे मुझे पॉजिटिव फीडबैक वगैरह मिले, कुछ रिव्यूज़ मिले जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, तो उससे मैंने एक्चुअल इंटरव्यू के टाइम मैंने बहुत सारे चीज़ पे करेक्शन किया ताकि वो इंटरव्यू मेरा स्मूथली हो सके। इसके अलावा मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में कोचिंग बहुत सारे मशरूम की तरह फैले हुए हैं, तो स्टूडेंट मैक्सिमम डाइवर्ट हो जाते हैं कि इसमें करें या उसमें करें, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कहीं पे करते हैं, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को कहीं और करते हैं, तो इस तरह भागा दौड़ी में उनका मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप किसी एक स्टैंडर्ड कोचिंग को पकड़ें और वहीं के सारे सब्जेक्ट को थॉरली आप वहीं पे कवर करें। दूसरा चीज़ है कि इससे एक बेनिफिट ये होता है कि आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में किए रहते हैं नोट्स और मल्टीपल टाइम उसी को रिवाइज करते हैं, तो एटलीस्ट उस नोट्स पे, उस सब्जेक्ट पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास्प हो जाता है। और इसके लिए मैंने मैक्सिमम जो नोट्स थे मेरे, वो सारे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग से किए थे। अगर इसके अलावा अगर मुझे कुछ डाउट रहता था तो वो टाइम टू टाइम कुछ मटेरियल मुझे वहाँ से मिल जाते थे, जो सर लोग अपलोड करते थे, वो मैंने देखा था। नेक्स्ट, जो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत मायने रखता है। उसका रीज़न है कि अगर आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक बार चले जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे एक अलग माहौल रहता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, जो आपको गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो उनसे भी एक इंसाइट मिलता है कि जॉब में कैसा प्रोफाइल होगा, कैसा वर्कलोड होगा, या एक मोटिवेशन रहता है कि वहाँ जाने पर हमें ये पे एंड पर्क्स, अदर बेनिफिट्स वगैरह जो जनरली हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें ये चीज़ करना चाहिए। इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूट को ही चूज़ करें जिससे आपको पहले भी पास्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं और जो अभी कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तीसरा चीज़ है कि स्टडी मटेरियल का क्या करें। तो स्टडी मटेरियल के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि वैसे नोट्स को आप करें जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने किया हुआ है और जिनसे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने जनरली पीटी मेंस दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया था, और
कुछ जो पोर्शन थे जो जीएस के थे वो मैंने अदर बुक से एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए ये सब भी किया हुआ था अलग से। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो प्रीलिम्स फैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो एक हमको बहुत छोटा नोट्स मेरे भैया से मिला था जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग में ही खुद पढ़े थे, और वो अनिल सर के द्वारा वो तैयार किया गया था पॉलिटी के नोट्स, जिसका मैंने बहुत अच्छे से थॉरली रिवीजन किया था, जो पीटी में मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ था। इसके अलावा हम ये रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को थॉरली रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, पहले सिलेबस को मगअप कीजिए। सिलेबस के बाद उसके हर पॉइंट को एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उस शॉर्ट नोट्स में आपका जो मल्टीपल मटेरियल सोर्स है वहाँ से आप कुछ पॉइंट उठाइए और उसका एक शॉर्ट नोट्स खुद का बनाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए आप जाते हैं तो आप मल्टीपल सोर्स को बार बार रेफ़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप किसी एक सोर्स को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, और जिसमें कि बहुत सारे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो आपके पास एक जगह कलेक्शन हो जाता है। और इसलिए मैंने जितने भी कोचिंग के मटेरियल मुझे मिले थे उन सारे मटेरियल को मैंने खुद से लिखा था, अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया था और मैंने उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था। हो गया। हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप मेंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो उसमें हमेशा जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट किया कीजिए। इसका एक जनरल रूल है 1/10 रूल। जब भी आप 10 लाइन लिखते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप 1 लाइन को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो वो एग्जामिनर का अटेंशन अनवांटेडली खींचता है, जो आपके आंसर को बैड इंप्रेशन डालेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अंडरलाइन करें तो की पॉइंट को अंडरलाइन करें। जैसे आप किसी नरेगा पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें हमेशा आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 मेंशन कर सकते हैं, और लिविंग वेज भी उसमें एक प्रोविज़न है तो आप आर्टिकल 43 का भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इन सारे चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है उसकी क्वालिटी एनहांसमेंट होती है। इसके अलावा आप जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड डेटा हैं उनको आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स पे अगर आपको लिखना हो तो उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को डाल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में अभी क्या चल रहा है, कितने रेट से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अगर वो डिक्रीज किया है तो वो क्यों कर रहा है, रूरल का क्या ट्रेंड है, अर्बन का क्या ट्रेंड है। और इस बेसिस पे आप जब भी करते हैं तो उसको की पॉइंट को उसमें हाईलाइट कीजिए और उस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। इससे आपके आंसर की क्वालिटी इन्हांसमेंट होती है और एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इसमें स्टैटिक के अलावा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड नॉलेज भी है, जो आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं स्पेशली अनिल सर और प्रभात सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई प्रिपरेशन बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बहुत सारे हेल्प किए। मैंने जब भी किसी नोट्स के लिए, चाहे वो झारखंड हो या अदर हो, उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है। और जब भी मैंने उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने पॉजिटिवली मुझे मोटिवेट किया और वो सारे डाउट मेरे क्लियर किए। आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो अभी रिसेंट बहुत जल्दी आने वाली है, उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।